Rahim. This is a part 3 of medicine important points. तो स्टार्ट करते हैं। तो रूमेटिक फीवर का सवाल था, तो इसका पॉइंट यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकल फ्रेंजाइटिस को कैसे प्रेजेंट करता होता है, कैसे डायग्नोस करना होता है। सबसे पहले आपने देखना है कि अगर किसी को सोर थ्रोट है, फीवर है, टॉन्सिलर एक्सुडेट है, ल्यूकोसाइटोसिस है, उस पॉजिटिव सोर थ्रोट का जो कल्चर है वो डायग्नोस को कंफर्म कर देगा स्ट्रेप्टोकोकल फ्रेंजाइटिस को, ठीक है। एएस और एंटी डीएनएस बी के टाइटर आपको मिल जाएंगे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्ट्रेप्टोकोकस फ्रेंजाइटिस होता है उसके बाद आपको क्या मिलता है, रूमेटिक फीवर, और आपको क्या मिल सकता है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस देखने को मिलता होता है। स्ट्रेप्टोकोकल फ्रेंजाइटिस को आपने पेनिसिलिन से ठीक करना है, बेंजाइल पेनिसिलिन से, अमोक्सिलिन से लेना होता है टू अवॉइड रूमेटिक फीवर और स्कारलेट फीवर है। इसके बाद रूमेटिक फीवर के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उसको बोलते हैं जॉन्स क्राइटेरिया। जॉन्स क्राइटेरिया में क्या होगा, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस होता है, पेनकार्डाइटिस होता है, सबकुटेनियस नोड्यूल होते हैं, एरिथेमा मार्जिनेटम होता है और सबकुटेनियस नोड्यूल्स होते हैं, और सिंडेनहैम कोरिया होता है। जबकि माइनर क्राइटेरिया में आपको क्या देखने को मिलता है, सीआरपी ज़्यादा होता है, या कहने का मतलब है कि सीआरपी ज़्यादा होता है, ओके। ईएसआर भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता होता है, क्लियर। और फीवर देखने को मिलता है, ईएसआर ज़्यादा देखने को मिलता है, क्लियर। प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल होता है, आर्थ्रेल्जिया देखने को मिलता है, और ल्यूकोसाइटोसिस होता है। तो ये माइनर क्राइटेरिया आपको मैंने बता दिया। तो माइनर क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, सीआरपी, आर्थ्रेल्जिया, ओके, फीवर, ईएसआर ज़्यादा होता है, और आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल होता है, और इसके अलावा और क्या मिलता होता है, नीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, और लास्ट में ल्यूकोसाइटोसिस है। अब रूमेटिक फीवर को डायग्नोस करने के लिए आपको दो मेजर या एक मेजर और दो माइनर चाहिए होता है, ठीक हो गया। और प्रीवियसली स्ट्रेप्टोकोकल फ्रेंजाइटिस की हिस्ट्री चाहिए होती है, एएनए कह रहा हूँ, कहने का मतलब है कि डीएनएस भी चाहिए होता है, और एएसओ टाइटर आपको चाहिए होते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर स्ट्रेप्टोकोकल फ्रेंजाइटिस को आपने ठीक करना होता है एंटीबायोटिक से, ताकि रूमेटिक फीवर ना हो। और प्रोफाइलैक्सिस कैसे दोगे, बेंजाइल पेनिसिलिन से दे दोगे, या फिर इरिथ्रोमाइसिन दे दोगे, या सल्फर डियाजिन दे दोगे। और आपने तमाम पेशेंट को जिसको रूमेटिक फीवर था, तो आपने उसको एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलैक्सिस देनी है, बिफोर सर्जिकल प्रोसीजर है, सही हो गया। अगर कोई पेशेंट एटीटी इस्तेमाल कर रहा है, आइसोनियाज़ाइड है, उसकी वजह से विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो सकता है, या फिर आपने पेरिफेरल न्यूरोपैथी के साइंस को देखना है, कन्फ्यूजन है, एंगुलर चिलाइटिस है, या फिर डर्मेटाइटिस लाइक रैश है। और आइसोनियाज़ाइड की वजह से ड्रग इंड्यूस ल्यूपस भी हो सकता है, उसमें आपको एंटीहिस्टोन एंटीबॉडी मिलती है। विच टू इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिप्लीटेड इन डीकेए और हाइपरोस्मोला नॉन कीटोटिक कोमा में पोटेशियम और फास्फोरस की कमी आपको देखने को मिलती है, ओके। वट डिजीज काज फॉल्स पॉजिटिव आरपीआर एंड वीडीआरएल। तो जो डिजीज है जो कि फॉल्स पॉजिटिव आरपीआर और वीडीआरएल करा देता है, वो होते एसएलई होती है, ठीक हो गया, ओके। फॉल्स पॉजिटिव करा देता होता है एसएलई। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक्यूट रीनल फेलियर की क्या साइन सिम्टम होती है। एक्यूट रीनल फेलियर या एक्यूट किडनी इंजरी है, फटीग होती है, नॉसिया वॉमिटिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, मेंटल स्टेटस चेंजेस होना शुरू हो जाती है। साइंस में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ज़्यादा होगा, क्रिएटिनिन ज़्यादा होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, हाइपरकलीमिया है, टैकिप्निया देखने को मिलेगा ड्यू टू एसिडोसिस एंड हाइपरवलीमिया। और हाइपरवलीमिया का कैसे पता लगेगा, बायलैटरल क्रेपिटेशन होगी लंग एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक हो गया, ओके। जेवीपी बढ़ जाती होती है, डायल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। तीन कैटेगरी का होता है, एक्यूट रीनल फेलियर या एकेआई, प्री रीनल एजोटीमिया, इंट्रा रीनल और पोस्ट रीनल एजोटीमिया। प्री रीनल एजोटीमिया के अंदर क्या होता है कि किडनी सही से परफ्यूज नहीं हो पाता। मोस्ट कॉमन काजेस हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया की वजह से आपको देखने को मिलता होता है लाइक डिहाइड्रेशन, हैमरेज है। और आपने बर्न और क्रिएटिनिन रेशो को देखनी होती है, अगर वो 20 से ज़्यादा है, या फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम 1 से कम होती है, या हाइपोवोलीमिया के साइंस मिल रहे हैं लाइक टैकीकार्डिया, वीक पल्स और डिप्रेस फोंटेनली। तो आपने इस केस में ना प्री रीनल एजोटीमिया लेवल करना होता है। और प्री रीनल एजोटीमिया का क्या ट्रीटमेंट होता है, आईवी फ्लूइड्स दी और ब्लड देना होता है। अदर कॉमन प्री रीनल कॉजेस कौन कौन से होते हैं, सेप्सिस हो सकता है, ठीक है, सेप्टिक शॉक है, हार्ट फेलियर है, लीवर फेलियर है। अगर सेप्सिस है तो एंटीबायोटिक और आईवी फ्लूइड देना है, हार्ट फेलियर है तो डाइजॉक्सिन देना है, लीवर फेलियर है लाइक हेपाटोरीनल सिंड्रोम है तो आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी है, और रीनल आर्टरी स्टेनोसिस को मैनेज करना होता है। पोस्ट रीनल फेलियर मतलब यूरिन इज ब्लॉक्ड फ्रॉम इट्स एक्सक्रीशन लाइक यूरेटर, प्रोस्टेट या यूरिथ्रा में मसला है। मोस्ट कॉमन काजेस बीपीएच होता है, मेल्स में देखने को मिलता होता है। बीपीएच में आपको हेजिटेंसी, ड्रिबलिंग देखने को मिलती है, और बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलती है। ठीक कैसे करोगे आप, ठीक करोगे ट्रीट विद कॉटराइजेशन, कॉटराइजेशन करो, कैथेटराइजेशन से ठीक करोगे, सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी करोगे आप, ठीक है, ताकि ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर सके। और आप सर्जरी करोगे, टर्प की सर्जरी करोगे। दूसरे कॉजेस में नेफ्रोलिथियासिस है, और याद रखना कि जो नेफ्रोलिथियासिस होते हैं, स्टोन्स होते हैं, वो बायलैटरल रीनल फेलियर करवाते होते हैं, ठीक हो गया, ओके। और रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस है। रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस में आपने हिस्ट्री देखनी है ड्रग्स की लाइक मेथिसल्जाइड, ब्रोमोक्रिप्टिन, हाइड्रोलाजीन या मिथाइलडोपा, या पेल्विक प्रेगनेंसी है। लास्ट है इंट्रारीनल या रीनल एजोटीमिया। ये किडनी के अंदर प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, मोस्ट कॉमनली एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की वजह से होता है, और एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस इस्कीमिक या नेफ्रोटॉक्सिक की वजह से होती है। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन यूरिया, ठीक है। अब मायोग्लोबिन यूरिया और रेब्डोमायोलाइसिस, ठीक हो गया। तो मायोग्लोबिन यूरिया, रेब्डोमायोलाइसिस स्ट्रीनियस एक्सरसाइज की वजह से होता है, अल्कोहल, बर्न्स या मसल के ट्रॉमा की
वजह से या मसल के कंप्रेशन की वजह से देखने को मिलता है, या न्यूरोलेप्टिक मलिग्नर सिंड्रोम करवाता है। अब होता ही है कि मसल ब्रेक डाउन हो गए तो क्या होगा, मायोग्लोबिन निकलेगा, मायोग्लोबिन क्या करवा देगा, नेफ्रोटॉक्सिक एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस वगैरह करवा देगा। ठीक हो गया, तो इसमें आपको केराटिन फास्फोकाइनेज के लेवल ज़्यादा मिलेगा। आपने हाइड्रेशन करनी है और इसको डायूरेटिक आपने देने होते हैं। इसके बाद यहाँ पर ट्राइड बताया हुआ विचू ट्राइड है। विचू ट्राइड क्या होता है, स्टेसिस, हाइपरकोगुलेबिलिटी और एंडोथेलियल इंजरी है, डीवीटी के चांसेस को बढ़ा देता होता है। अब इनके एंटीडोट आ रहे हैं। आयरन, आयरन के चिलेटर हम देते हैं हीमोक्रोमेटोसिस में, इसका है डिफ्रॉक्सामिन। इसके बाद लेड है, लेड में हम ईडीटीए देते हैं, ईडीटीए या सक्साइमर इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों में। मैथनॉल या एथिलीन ग्लाइकोल के केस में आप फोमीपेजोल दोगे या एथेनॉल दे दोगे, फोमीपेजोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। इसके बाद मस्क्रीनिक ब्लॉकर में आप फाइसोस्टिग्मिन देते होते हैं, माइस्थीनिया में आप पैलेटोस्टिग्मिन देते हैं, वो पीआईड्स में नाल्ट्रेक्सोन या नैलक्सोन होती है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में या क्विनिडीन टॉक्सिसिटी में सोडा बाइकार्बोनेट देते होते हैं। कॉमनेस्ट काजेस ऑफ एसिडोसिस है, तो एसिडोसिस रिस्पायरेटरी हो सकती है या मेटाबॉलिक हो सकती है। तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के काजेस में आपके, यानी इसमें आपने CO2 की रिटेंशन करानी है, तो COPD होता है, या कोई ऐसी ड्रग जो आपके रिस्पायरेटरी सेंटर को इनहिबिट कर देती है। बेंजोडाइजेपिन, बारबिट्यूरेट है, अल्कोहल है, या हाइपो वेंटिलेट कर रहे हो, सही से वेंटिलेट नहीं कर पा रहे, लाइक चेस्ट वॉल की प्रॉब्लम की वजह से स्लीप एपनिया है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की काजेज है ना, उसको आप एनाइन गैप की बेस पर दो में डिवाइड करते हैं, हाई एनाइन गैप और नॉर्मल एनाइन गैप होता है। जो हाई एनाइन गैप होता है उसके काजेज में आपके मैथनॉल पॉइजनिंग है, निमोनिक है, मड पाइल्स, M से मैथनॉल, U से यूरीमिया, D के A, P से पैराल्डिहाइड है, I से आइसोनियाजाइड, या फिर आयरन की टैबलेट्स होती है, L से लैक्टिक एसिडोसिस है, एथेनॉल पॉइजनिंग है, और सब सैलिसाइलेट है या सैलिसाइलेट पॉइजनिंग है। जबकि जो नॉर्मल अनाइन गैप होता है उसका मिमोनिक है, हार्ड एस, हाइपर एलिमेंटेशन, ओके। इसके अलावा एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, ठीक हो गया। नहीं, ए से क्या होगा, एस्ट्राजोलामाइड है, R से रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, और D से डायरिया, एस्ट्राजोलामाइड, ये रट्टा मार लेना, ठीक हो गया। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। कॉमन काज ऑफ एल्किलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस हाइपर वेंटिलेशन की वजह से होती है, एंजाइटी की वजह से होती है, इसके अलावा स्प्रीन की वजह से होती है। मेटाबॉलिक एल्किलोसिस डायूरिटिक्स की वजह से होती है, लेकिन रट्टा मार लेना, कभी भी कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स का नाम नहीं लेना। इसके अलावा वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग में एसिडिक कंटेंट निकल जाता है, तो आपको मेटाबॉलिक एल्किलोसिस देखने को मिलती है। हाइपोकलीमिक, हाइपोकैल्सीमिक, हाइपोकोलीमिक मेटाबॉलिक एल्किलोसिस विद पैराटॉक्सिकल एसिडूरिया, या वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है, या हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, मिल्क एल्किली सिंड्रोम है, इसमें देखने को मिलता होता है। क्लियर। अगर हाइपोनेट्रीमिया होगा तो कैसे प्रेजेंट करेगा, याद करना, जब सोडियम कम या ज़्यादा होगा ना तो न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है, और पोटेशियम कम ज़्यादा हुआ वो मसल्स को और कार्डिक टिश्यू को अफेक्ट करता है। तो सोडियम अगर कम हो गया तो सीजर्स बढ़ जाएंगे, मेंटल स्टेटस चेंजेस देखने को मिलेगी, ओके, क्रैम्प्स हो जाएगी, एनोरेक्सिया हो जाएगा, कोमा हो जाएगा। और अगर आपने हाइपोनेट्रीमिया को बहुत जल्दी ठीक कर लिया तो फिर क्या हो जाएगा, उस बंदे में क्या हो जाएगा, ब्रेन स्टेम डैमेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसको ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम हो जाएगा। और अगर आपने हाइपोनेट्रीमिया बहुत जल्दी ठीक कर लिया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया की जल्दी ठीक कर लिया तो सेरेब्रल एडिमा हो जाएगा। यानी अगर किसी को हाइपोनेट्रीमिया ना, तो आपने 10 मिलीमोल पर डे इसके हिसाब से ठीक करना होता है। और हाइपरटोनिक सलाइन उसी वक्त यूज़ करना है, 3% नॉर्मल सलाइन है। अगर उसको सीवियर हाइपोनेट्रीमिया मतलब 120 से कम हो गया है, ठीक हो गया, बाकी नॉर्मल सलाइन बेस्ट होता है। अगर क्रोनिक सीवियर सिम्प्टोमेटिक है तो आपने 0.5 से लेकर 1 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर पर आवर इस तक आपने कम करना होता है। क्लियर। अब काजेस ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, सोडियम ज़्यादा है, मोस्ट कॉमन काजेस डिहाइड्रेशन है। अगर फ्री वाटर लॉस होता है, लाइक अगर आप इनएडिक्वेट फ्लूइड इंटेक ले रहे हो, फ्लूइड कम से कम ले रहे हो, सही है, रिलेटेड टू द बॉडी नीड्स, तो इसमें आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको हाइपोनेट्रीमिया डायबिटीज इंसिपिडस में देखने को मिलता है, डायरिया में देखने को मिल सकता है, या रीनल डिजीज में देखने को मिल सकता है, या आर्ट्रोजेनिक है, फॉर एग्जाम्पल हाइपरटोनिक IV सलाइन ज़्यादा ले लिया आपने, या सिकल सेल डिजीज है जो कि रीनल डैमेज कर देती है, किडनी पे यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर पाता, और कंसंट्रेट करने की वजह से, ना करने की वजह से हाइपरनेट्रीमिया आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, सही हो गया। इसके अलावा हाइपोक्लीमिया और हाइपरकैल्सीमिया भी आपको देखने को मिल सकता होता है। साइंस एंड सिम्टम ऑफ हाइपोक्लीमिया। अब हाइपोक्लीमिया मसल्स को टारगेट करता है, यानी मसल वीकनेस होगी, मसल के वीकनेस की वजह से डायफ्राम की पैरालिसिस हो सकती है। अगर स्मूथ मसल अफेक्टेड हो गए तो पैरालिटिक आइलियस हो जाएगा और हाइपोटेंशन हो जाएगा। अगर सोमैटिक मसल थे तो मस्कुलर वीकनेस हो जाएगी और रिस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। और अगर कार्डिक मसल हो गया तो कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। बेस्ट टेस्ट क्या है, ECG करानी है। ECG में आपको T वेव की फ्लैटरिंग मिलेगी या U वेव की इन्वर्जन मिलती है, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर एट्रियल कॉम्प्लेक्स और एरिथमियास देखने को मिलता है। हाइपोक्लीमिया में हार्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, खास तौर पर, ठीक है, वो पेशेंट जिसमें जो बंदे डाइजॉक्सिन ले रहे हैं उसमें अगर हाइपोक्लीमिया हो गया तो हार्ट बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। तो आपने पोटेशियम लेवल को डाइजॉक्सिन वाले पेशेंट में मॉनिटर करना होता है। एक बात रट्टा मार लेना कि हाइपोक्लीमिया की वजह से डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है, और डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी की वजह से हाइपरक्लीमिया हो जाएगा। क्लियर, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके।
इसके बाद है साइंस एंड सिम्टम ऑफ हाइपरक्लीमिया। हाइपरक्लीमिया की वजह से भी वीकनेस और पैरालिसिस होता है, लेकिन मेन हार्ट पे इशू होता है हाइपरक्लीमिया की वजह से। ईसीजी में क्या मिलेगा, टाल टेंटेड टी वेव है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइट हो जाएगा, पी वेव गायब होना शुरू हो जाएगी, साइन वेव पैटर्न देखने को मिलेगा। इरिथमियास कौन कौन से होते हैं, एसिस्टोली होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है। जबकि हाइपोक्लीमिया की वजह से टैकीरिथमियास आपको देखने को मिलते हैं, जबकि इसमें एसिस्टोली और फिब्रिलेशन होती है। काज ऑफ हाइपरक्लीमिया, हाइपरक्लीमिया क्यों होगा, या तो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा या सेल से बाहर आ गया है, लाइक रीनल फेलियर है, टिश्यू की डिस्ट्रक्शन है, पोटेशियम सेल से बाहर आ गया है, हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म है, या फिर कोई मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है लाइक स्पाइरिनोलैक्टोन है, एनसेड है, बीटा ब्लॉकर है, एस एंजाइम है, एड्रिनल इंसफिशिएंसी है। इस केस में भी आपको हाइपरक्लीमिया देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके अलावा ये पॉइंट कौन सा था, 305 था। ओके बाकी अब तो एमसीक्यू चेंज हो गया। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज अ हेडेक एज अ रिजल्ट ऑफ मेनिंजाइटिस, ऐसे पता लगेगा कि ये जो हेडेक है वो मेनिंजाइटिस की वजह से है। नंबर 1, पेशेंट में फीवर की हिस्ट्री होगी। नंबर 2, सुमाई देखने को मिलेगी, नेक रिजिडिटी, कार्निक साइन, ब्रूजन की साइन है, और पॉजिटिव सीएसएफ फाइंडिंग मिलेगी। लाइक अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो आपको एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, ग्लूकोज कम हो जाएगा, सही हो गया, और ओपनिंग प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। फोटोफोबिया भी आपको देखने को मिल सकता होता है। वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ है, या थंडर क्लैप हेडेक है, सब रेक्नाइट हैमरेज में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन काजेस रप्चर ऑफ बैरी एन्यूरिज्म या ट्रॉमा आता है। तो इस केस में आपने ब्लड देखना है सिल्वियन फिशर के अंदर या विद इन सल्कस ऑन द सीटी स्कैन एमआरआई है। ट्रीटमेंट क्या है, सपोर्टिव होता है। एन्यूरिज्म की क्लिपिंग करनी है और प्लैटिनम कॉइलिंग करनी होती है आपने। व्हाट स्ट्रक्चर्स डेड क्रेनियल नर्व 7 इनरवेट, फेशियल नर्व किस सप्लाई करती है, अपर मोटर और लोअर मोटर में क्या फर्क होता है। जो फेशियल नर्व है ना, ये मसल्स और फेशियल एक्सप्रेशन को सप्लाई करती है। इसके अलावा इंटीरियर 2/3 ऑफ टंग है, उसका टेस्ट कैरी करती है। एक्सटर्नल ईयर कैनाल की स्किन को सप्लाई करती है। लैक्रिमल और सलाइवरी ग्लैंड को भी सप्लाई करती है, सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई नहीं करती, उसको तो ग्लोसोफेरेंजियल करती है, स्टापेडियस मसल को सप्लाई करती है। जब भी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगी ना, तो जो अपर हाफ ऑफ द फेस है लाइक फोरहेड है वो स्पेयर्ड हो जाएगा, और उसका मोस्ट कॉमन काज स्ट्रोक होता है और ट्यूमर होता है। यानी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन स्ट्रोक या ट्यूमर की वजह से होती है, कॉन्ट्रोलैटरल साइड को इन्वॉल्व करती है, अपर हाफ को स्पेयर कर देती है। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में फोरहेड इन्वॉल्व होगा और इप्सिलैटरल इन्वॉल्वमेंट होती है, बेल पाल्सी की वजह से देखने को मिलता है। इसके बाद है जो एब्सेंट सीजर होती है, ये आपको 20 साल से ऊपर नहीं देखने को मिलते, यानी 20 साल से नीचे वाले बच्चों में देखने को मिलती है। ब्रीफ 10 से लेकर 30 सेकंड का होता है। ओके, और इसमें क्या होती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वैसे इतनी होती नहीं है, लेकिन आई और मसल की फ्लटरिंग होती है। मेन बताओ क्या होगा, कोई बच्चा है जो कि स्पेस में स्टेयर कर रहा है इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस 20 सेकंड के लिए, फिर अपने सेंटेंस को रिज्यूम कर लेता है जहां से उसने छोड़ा था, तो डे ड्रीमिंग या स्टेरिंग लुक होती है, तो उसको बोलते हैं पैटेड माल सीजर। हालांकि चाइल्ड इज नॉट डे ड्रीमिंग, उसको कुछ सीजर हुआ था असल में, लेकिन इसमें कोई पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन नहीं होती, ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है, और सिर्फ थोड़ी देर के लिए लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, इथोसक्सामाइड और वेल्पोरिक एसिड है। इसके बाद हंटिंगटन डिजीज पे आ जाते हैं। हंटिंगटन डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ओके क्लियर, और ये तकरीबन प्रेजेंट करता है 35 से लेकर 50 साल वालों में। इसमें आपने 3M देखनी है, मूवमेंट, मूड और मेमोरी। मूवमेंट में आपको कोरियोफॉर्म मूवमेंट्स आपको देखने को मिलती होती है, लाइक इरेगुलर, स्पास्मोटिक, सेमी पर्पसलेस मूवमेंट ऑफ लिम्स है, और आपको इंटेलेक्चुअल डिटोरिएशन देखने को मिलेगी, डिमेंशिया देखने को मिलेगा, और साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस है। सीटी स्कैन एमआरआई कराओगे, एमआरआई में कोर्डेट न्यूक्लियस की एट्रोफी होती है, जो गाबा प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन वो डिजेनरेट हो जाते हैं। ट्रीटमेंट सपोर्टिव होता है, और ड्रग और चॉइस टेट्राबेनेजिन। इसके अलावा एटिपिकल एंटीसाइकोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक ओलेंजापिन है और रिस्पेरिडोन है, जो कि कोरिया को ठीक करती होती है। पार्किंसन में टट्राड होता है, पार्किंसन में मूवमेंट स्लो हो जाती है, एकाइनेसिया, ब्रैडिकाइनेसिया, रिजिडिटी होती है, लेड पाइप कोगविल रिजिडिटी है, पिल रोलिंग ट्रैमर होते हैं एट द टाइम ऑफ रेस्ट है, और पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी होती है। कैसे पता लगता है, शफलिंग या फेस्टिन एंड गेंट होता है। इसके अलावा पेशेंट में डिप्रेशन या डिमेंशिया भी हो सकता है, 60 साल की उम्र में देखने को मिलता होता है। पार्किंसन डिजीज में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का डिजेनरेशन देखने को मिलता है, जो कि सब्सटेंशियल नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा में होता है। ओके, इसकी वजह से डोपामिन कम होता है, और जो ड्रग्स होती है लीवोटोपा, कार्बिटोपा, मोनोमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर देते होते हैं। डोपामिन एगोनिस्ट देते हैं, लाइक ब्रोमाक्रिप्टिन, कैबरगोलिन है, प्राइमीपिक्सोल है, रोटीगोटिन है, एपोमॉर्फिन है, रोपिनारोल है, मोनोमिन ऑक्सीडेज टाइबिन इनहिबिटर है, लाइक सिलेजिलिन, रिसिलेजिलिन है, कैटिकोला मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर है, लाइक एंटाकापोन, टॉलकापोन है। एंटीकोलिनर्जिक में ट्राईहेक्सीफेनिडाइल और बेंस्ट्रोपिन और एमेंटेडिन इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, लू गैरिक सिंड्रोम कहते हैं। ये वाइट कंडीशन है जिसके जो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन करवा देती होती है, ठीक है। 55 साल की उम्र में होती है। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की फाइंडिंग मिलेगी, लाइक बबिन्स्की साइन मिलेगा, स्पास्टिसिटी, हाइपररिफ्लेक्सिया मिलेगा, और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में फैसिकुलेशन है, एट्रोफी है, फ्लैसिडिटी आपको देखने को मिल सकती है। ट्रीटमेंट सपोर्टिव होता है और राइलोजोल इस्तेमाल करते होते हैं। इसके अलावा रिस्पिरेटरी सपोर्ट है, गैस्ट्रोस्टमी करते होते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन दे सकते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस का जो डायग्नोस होता है वो टेंसिलोन टेस्ट पे करते होते हैं। ड्रग और चॉइस पैरिडोस्टिग्मीन होती है, क्लियर। बाकी यहाँ पे एमसीक्यू गायब हो गया। लाइक अगर मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ 524 का लिंक कहाँ पे जा रहा है, 524 छोड़ देते हैं बस, बाकी माइस्थीनिया को वहीं से करेंगे। बस यहाँ पे मैंने पॉइंट बता दिया कि इसको डायग्नोस करने के लिए क्या करते होते हैं, एड्रोफोनियम टेस्ट कराते होते हैं, क्लियर।
ऑलमोस्ट ये हो जाएगा 5:24 तक। आई थिंक इतने इनफ है इस वीडियो में। तो बाकी 15 मिनट की वीडियो हो गई है, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता लेके जा नहीं रहा।